Hey guys, I'm Abhishek Singh, and today we are going to start the revision summary of mathematical physics. Okay, so before starting the first topic, which is going to be mathematical physics, let us discuss the statistics of the topic mathematical physics. सो एक्चुअली इसको मैंने चार कॉलम्स में कैटेगराइज किया है. फर्स्ट इज इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, सेकंड इज एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस, थर्ड इज एक्सपेक्टेड मार्क्स एंड फोर्थ इज डिफिकल्टी लेवल. तो जो पहला टॉपिक हमारे पास है वो है मैट्रिसेस. उससे एक से दो क्वेश्चन आते हैं. 1 to 3 मार्क्स आपको देके जाएगा. इजी टू मॉडरेट इसका लेवल रहता है. सेकंड नंबर पे हमारे पास है वेक्टर अलजेब्रा. 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं. बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है. 4 से 5 मार्क्स आपको देके जाएगा ये, और इजी टू मॉडरेट इसका लेवल रहने वाला है. जो थर्ड है हमारे पास वो है कॉम्प्लेक्स नंबर. एक क्वेश्चन आता है 1 to 2 मार्क्स में. इजी क्वेश्चन का लेवल रहने वाला है आईआईटी जैम के सिलेबस के अकॉर्डिंग. और जो हमारे पास है वो कैलकुलस ऑफ सिंगल एंड मल्टीपल वेरिएबल. 1 से 3 क्वेश्चन आ सकते हैं. 2 से 5 मार्क्स में आ सकता है. इजी टू मॉडरेट रहेगा इसका लेवल. उसके बाद हमारे पास डिफरेंशियल इक्वेशन एक चैप्टर रहेगा. उससे एक क्वेश्चन हर साल पक्का ही आता है, और वो एक क्वेश्चन 2 मार्क्स में आता है. इन जनरल मोस्टली 2 मार्क्स में ही पूछते हैं. इजी रहेगा ये भी, इजी टू मॉडरेट. उसके बाद हमारे पास है फूरियर सीरीज. भाई फूरियर सीरीज से एक क्वेश्चन हर साल लगभग पूछ ही लेता है आईआईटी जैम में, और वो जो क्वेश्चन है उस क्वेश्चन का टाइप जो है वो एमएसक्यू होता है, मल्टीपल सिलेक्ट टाइप. तो वो भी आप लोगों को करना आना चाहिए, और फूरियर सीरीज से वैसा क्वेश्चन आने का बहुत चांसेस है. इजी टू मॉडरेट. और अगर मैं एज अ होल पूरे मैथमेटिकल फिजिक्स की बात करूं, तो मैथमेटिकल फिजिक्स से 6 से 8 क्वेश्चन आते हैं, जो कि एक बहुत बड़ा वेटेज है. मार्क्स ये आपको दिलवा सकता है 10 to 14 मार्क्स, जो कि एक बहुत बड़ा मार्क्स का गैप आके रख देगा, या तो पॉजिटिव वे में या नेगेटिव वे में. बट अगर आप लोग इन वीडियोस को अच्छे से देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आपको क्लियर होता चला जाएगा कंसेप्ट, और आप 14 में से काफी अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हैं. ओवरऑल मैथमेटिकल फिजिक्स जो है वो इजी टू मॉडरेट ही रहता है. इससे क्वेश्चन ज्यादा टफ नहीं पूछे जाते हैं. तो सबसे पहले आज के इस लेक्चर में, आज के इस वीडियो में हम लोग मैट्रिसेस स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो सबसे पहले लिखा है. उसके बाद मैं कॉम्प्लेक्स नंबर खत्म करूंगा, क्योंकि एक्चुअली कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो छोटा टॉपिक है, और उससे एक क्वेश्चन आता है, तो उसको करके पहले खत्म करेंगे हम लोग. उसके बाद हम लोग जो हमारा थर्ड टॉपिक है वो वेक्टर अलजेब्रा रहेगा, जो कि बहुत ही वेटेज रखता है. सो आइए शुरू करते हैं आज हम लोग मैट्रिसेस के साथ. ओके, सो मैं आपको आज का ये वीडियो स्टार्ट होने से पहले बेसिकली बता दूं कि हम आज क्या करने वाले हैं. आज मैट्रिसेस कर रहे हैं, तो उसका बिल्कुल जो स्टार्ट का पोर्शन है, जो रिवीजन में भी नहीं आना चाहिए बीएससी स्टूडेंट्स के लिए, उसको मैंने कंप्लीटली लिख दिया है, ताकि आप लोग एक बार इससे गो थ्रू हो जाएं, तो आप लोगों को मेरे आगे के लेक्चर्स बहुत अच्छे से समझ में आएंगे. तो ये एक्चुअली चल रिवीजन रहा है. ये थोड़ा स्टार्ट का सेक्शन है, ये फास्ट चलने वाला है. इसमें मैं लिखूंगा कम और बताऊंगा ज्यादा. तो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स. ये आप लोगों को 12th क्लास से निकालना आता है. क्या करना होता है इसमें, मैं यहाँ से मार्कर ले लूं. आपके पास अगर ए मैट्रिक्स है जो कि 3x3 आप लोग देख सकते हैं, तो इसका जो पहला कॉलम है, अगर मैं उस कॉलम को बना देता हूं रो की तरह, जो मेरा पहला कॉलम है उसे अगर मैं रो की तरह बना देता हूं, तो मैं ए जो ट्रांसपोज मेरा हो जाएगा वो बन के आ जाएगा. कि अगर मैंने पहले कॉलम को पहला रो बना दिया है 1 1 2, जो मेरा सेकेंड रो है उसे मैं सेकेंड कॉलम बना देता हूं 2 1 0. सिमिलरली जो मेरा थर्ड रो होगा उसे मैं थर्ड कॉलम बना देता हूं, तो मैं कहूंगा कि मैंने ए मैट्रिक्स का ट्रांसपोज कर लिया है. ये आप लोगों को पता ही है, जस्ट एक करके मैंने बता दिया. कुछ इसकी बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं जो आप लोगों को आनी चाहिए, ऐसा मैं अज्यूम करके चल रहा हूँ, तो मैं एक बार उसको जल्दी से बता देता हूँ. पहली प्रॉपर्टी आप लोग स्क्रीन पे देख सकते हैं. पहली प्रॉपर्टी बोल रही है ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इज ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज. सेकंड प्रॉपर्टी इज के टाइम्स ए होल ट्रांसपोज. के क्या है भाई, ए एक स्केलर है, ए हमारा एक मैट्रिक्स है. आप मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करो, या ट्रांसपोज करने के बाद स्केलर के से मल्टीप्लाई कर दो.
एक ही बात है, इज इक्वल टू के टाइम्स ए ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज अगेन ए ही आ जाता है। ए बी होल ट्रांसपोज जो है इज नॉट इक्वल टू ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। ट्रांसपोज जो है वो डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन पे डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है, ऑर्डर को रिवर्स कर देता है। तो आपका ए बी होल ट्रांसपोज जो है वो हो जाएगा बी ट्रांसपोज टाइम्स ए ट्रांसपोज, बी पहले आएगा, याद रखना है। फिफ्थ जो प्रॉपर्टी है वो कह रहा है कि ए ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट है, फिफ्थ प्रॉपर्टी कह रहा है ए ट्रांसपोज का जो डिटर्मिनेंट है वो ए के डिटर्मिनेंट के इक्वल ही होता है। तो आपको ध्यान रखना है ये चीज भी। ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, ट्रेस भी आप लोगों को पता है, ये भी 12th लेवल तक का कंसेप्ट है। एक बार मैं वन लाइनर इसका बता देता हूँ कि आपके पास कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है अगर, तो उसके डायगोनल एलिमेंट्स को अगर आप जोड़ देते हैं ना तो उसी को ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स कहा जाता है। इसकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी, ट्रेस ऑफ ए प्लस बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए प्लस ट्रेस ऑफ बी। सेकेंड प्रॉपर्टी इज ट्रेस ऑफ ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ ए। भाई अब मुझे एक चीज बताओ कि ट्रांसपोज करने से ना तो ट्रेस चेंज हो रहा है, नहीं आपने देखा कि पहले वाली प्रॉपर्टीज में उसका डिटर्मिनेंट चेंज हो रहा था। तो ट्रांसपोजिशन से डिटर्मिनेंट चेंज भी नहीं होता, ना ही ट्रेस चेंज होता है। आप लोगों को ऐसे याद रखना है, कनेक्ट करके चीजों को। जो थर्ड प्रॉपर्टी है वो कह रहा है ट्रेस ऑफ के टाइम्स ए, अगेन के इज अ स्केलर, ए इज अ मैट्रिक्स, इज इक्वल टू के टाइम्स ट्रेस ऑफ ए। जो फोर्थ प्रॉपर्टी है वो कह रहा है ट्रेस ऑफ ए इंटू बी इज इक्वल टू ट्रेस ऑफ बी इंटू ए। इसका मतलब ऐसा बिल्कुल नहीं करना है कि आप ट्रेस से ट्रेस को कट कर दोगे और बोलोगे कि ए बी इज ऑलवेज इक्वल टू बी ए। नहीं, ऐसा नहीं होता है। ए बी इज नॉट ऑलवेज इक्वल टू बी ए, ठीक है। इन जनरल ए बी बी ए इक्वल नहीं होते हैं मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन में, बट उनका ट्रेस जरूर इक्वल होता है। तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी जो है सिर्फ ट्रेस की बात कर रहा है। नेक्स्ट एक एग्जांपल लेके आपको मैं क्लियर कर देता हूं कि हमेशा ए बी बी ए के इक्वल नहीं होता है। तो आप अगर ये एग्जांपल देख पा रहे हैं तो इसमें आप देख सकते हैं कि इन जनरल मैंने मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन को कहा है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन इन जनरल इज नॉट कम्यूटेटिव। इसका मतलब जनरली मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जो है वो कम्यूटेटिव नहीं होता है। सो तो मेरे पास अगर दो मैट्रिक्स है, अगर मैट्रिक्स ए एंड बी, टू मैट्रिसेस, तो मैंने लिख दिया है कि ए बी इन जनरल इज नॉट इक्वल टू बी ए। तो अभी मैं एक एग्जांपल लेके आपको क्लियर करने की कोशिश करता हूँ। मैं एक एग्जांपल से बता देता हूँ आप लोगों को कि लेट से हमारे पास कोई ए मैट्रिक्स जो है वो कुछ ऐसा है। उसमें 4 एलिमेंट है, इसका मतलब ये 2x2 मैट्रिक्स है, ठीक है। और अगर मेरे पास जो बी मैट्रिक्स है कोई, वो कुछ ऐसा है 1 0 0 0, ठीक है। ये हमारे पास दो मैट्रिक्स ए बी हो गए। अगर मैं इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करके ए बी कैलकुलेट करता हूं ए टाइम्स बी, आप लोग करके देखें, आपको मिलेगा एक नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स मतलब जीरो मैट्रिक्स जिसके सभी एलिमेंट्स जीरो होते हैं। बट अगर मैं ऑर्डर इसका रिवर्स कर दूं, बी ए कैलकुलेट करता हूं, तो आप लोग बी ए कैलकुलेट करके देखें, आपको मिलेगा 0 1 0 0। ये तो देखा हुआ सा मैट्रिक्स लग रहा है। अगेन ए मैट्रिक्स आपको मिल गया है बी ए करने से भी। बट आप यहां से कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि यहां आप देखिए इस एग्जांपल में ए बी मैट्रिक्स इज अ जीरो मैट्रिक्स। ये जो मैंने बड़ा सा ओ जैसा बनाया है जीरो मैट्रिक्स है, ठीक है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि इधर ए जीरो, देखो इस एग्जांपल में ए बी जीरो आ रहा है, बट क्या आपके पास ए जीरो था? नहीं, ए जीरो नहीं था। क्या आपके पास बी जीरो था? नहीं, बी जीरो नहीं था। तो इसका मतलब ए बी के जीरो होने का मतलब ये नहीं होता कि ए जीरो है या बी जीरो है, दोनों नॉन जीरो भी हो सकता है। बट आप लोग जानते हैं, यहां से आप एक और कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि ए बी इन जनरल नॉट इक्वल टू बी ए। उसके लिए एग्जाम्पल आपके सामने है कि यहाँ पे ए बी और बी ए इक्वल नहीं है। बट नंबर सिस्टम में हम देखते थे कि अगर हमारे पास दो नंबर है, लेट से x एंड y, और उनका मल्टीप्लिकेशन अगर जीरो आता था, तो हम लोग बोलते थे कि इसका मतलब होता है इधर x इज इक्वल टू जीरो और y इज इक्वल टू जीरो, और हम बोलते थे कि ये दोनों ही ट्रू हो सकते हैं, कि दोनों ही जीरो हो जाए। बट क्या मैट्रिक्स में आप ऐसा बोलेंगे? नहीं, मैट्रिक्स में आप ऐसा बिल्कुल नहीं बोलेंगे। मैट्रिक्स में
जरूरी नहीं है कि ए या बी में से कोई एक जीरो हो फॉर ए बी ए इंटू बी टू बी इक्वल टू जीरो। एक एग्जांपल करते हैं यार, ये जैम का क्वेश्चन है, जैम प्रीवियस ईयर, आई गेस जैम 2017 का क्वेश्चन है, नहीं आई एम श्योर ये जैम 2017 का क्वेश्चन है। और जैम 2017 को अब तक का टफेस्ट पेपर भी बोला जाता है कि बहुत ही टफ पेपर आया था, अराउंड 60 to 65 मार्क्स पे ऑल इंडिया रैंक बन गया था। तो आप लोग सोच सकते हैं पेपर कितना टफ होगा। सो उस पेपर का एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पे, आप लोग क्वेश्चन पढ़ लीजिए एक बार वीडियो को पॉज करके। ओके ठीक है, तो आपने क्वेश्चन पढ़ लिया है। तीन मैट्रिसेस गिवन है, सिग्मा 1, सिग्मा 2 एंड सिग्मा 3। कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस हैं क्योंकि इनके एलिमेंट में आयोटा दिख रहा है आपको सिग्मा 2 में, तो सिग्मा 2 इज अ कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। तो इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है? देखो भाई, सबसे पहले कोई भी इंसान पहले ऑप्शन को ही चेक करने जाएगा, तो मैं पहला ऑप्शन चेक कर रहा हूँ इसके सॉल्यूशन के लिए। तो मैं ए ऑप्शन चेक करने के लिए सिग्मा 1 इंटू सिग्मा 2 करूंगा। अब मुझे ये बताओ सिग्मा 1 क्या है? सिग्मा 1 तो है 0 1 1 0। एंड सिग्मा 2 क्या है? सिग्मा 2 आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन में। सिग्मा 2 इज 0 आयोटा माइनस आयोटा एंड 0। ठीक है, ये सिग्मा 2 हो गया। मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन करना हम लोगों को आता है। क्या करते हैं हम, इसका पहला रो लिया, इसका पहला कॉलम लिया, एलिमेंट एलिमेंट मल्टीप्लाई करेंगे। 0 इंटू 0 इज 0 प्लस 1 इंटू आयोटा इज माइनस आयोटा। ओके, सिमिलरली फर्स्ट रो लेंगे एंड अब सेकंड कॉलम लेंगे, तो ये आ जाएगा आपके पास 0। थर्ड एलिमेंट भी सिमिलरली आपके पास 0 आ जाएगा। उसके लिए आप करेंगे सेकंड रो एंड फर्स्ट कॉलम, दिस इज फॉर थर्ड एलिमेंट, वो आपको 0 मिल जाएगा। फोर्थ के लिए आप करेंगे सेकंड रो ऑफ फर्स्ट एंड सेकंड कॉलम ऑफ सेकंड, वो आपको दे देगा 1 इंटू आयोटा इज आयोटा वाइल 0 इंटू 0 इज अगेन 0। तो आप लोग देख सकते हैं कि ये जो मेरे पास बन के आ रहा है, इसे मैं सिंप्लीफाइड फॉर्म में यहाँ पे लिख सकता हूँ माइनस आयोटा 0 0 एंड आयोटा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि इसमें से अगर मैं माइनस आयोटा कॉमन लेता हूं तो मेरे पास यहाँ आ जाएगा 1, 0 का कुछ बिगड़ेगा नहीं, अगेन 0 एंड यहाँ आ जाएगा -1। तो ये जो मैट्रिक्स आपको दिख रही है आयोटा के अलावा, क्या ये सिग्मा 3 है? जी हाँ, ये सिग्मा 3 ही है। तो आप इसे लिख सकते हैं माइनस आयोटा टाइम्स सिग्मा 3। तो क्या ये मेरा जो पहला ऑप्शन आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं ये सही है? यस, ये बिल्कुल सही है। और क्योंकि ये क्वेश्चन सिंगल चॉइस में यानी कि एमसीक्यू में पूछा गया था, तो आपको बाकी ऑप्शंस चेक करने की जरूरत ही नहीं है। आप डायरेक्ट पहले ऑप्शन को टिक करके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। फिलहाल मैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ बढ़ता हूँ। ओके, तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है मैट्रिक्स का, आपने बेसिक्स देख लिया। अब हम लोग देख लेते हैं मैट्रिक्स का इनवर्स कैसे निकाला जाता है। ठीक है, तो मैट्रिक्स का इनवर्स निकालने के लिए सबसे एक जरूरी चीज है क्या, कि उसका डेटर्मिनेंट नॉन जीरो होना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि डेटर्मिनेंट अगर जीरो हो जाएगा तो सारा बेड़ा ही गर्क हो जाएगा। आप ये देख लीजिए, ए इनवर्स का जो आप लोग अगर देख सकते हैं, जो ए इनवर्स का ये फॉर्मूला आपके सामने लिखा हुआ है मैंने, इस फॉर्मूले में डेटर्मिनेंट ऑफ ए जो है वो डिनोमिनेटर में अगर ये 0 हो जाएगा तो 1/0 इज नॉट डिफाइंड, तो आपका इनवर्स डिफाइंड नहीं होगा मैट्रिक्स का। अगेन मैं इसका डेफिनेशन बेसिक से शुरू करता हूँ। अगर आप ऐसा लिख सकते हैं ना, ए बी इज इक्वल टू बी ए, दोनों ऑर्डर में करें तो आपको आइडेंटिटी मिल जाए, तो आप कहेंगे कि इधर बी इज ए इनवर्स, बी इज इनवर्स ऑफ ए, और ए इज इनवर्स ऑफ बी, दोनों एक ही बातें होती है। ठीक है, ए बी का इनवर्स या बी ए का इनवर्स एक ही बातें हैं। फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला आपके सामने स्क्रीन पे ये मैंने लिख दिया है। फॉर्मूला इज 1/डेटर्मिनेंट ए टाइम्स कोफैक्टर ए ट्रांसपोज। ठीक है, कोफैक्टर ए निकालना आप लोगों को आता ही है, उसका आप ट्रांसपोज कर देंगे ना कोफैक्टर ए निकाल के, तो उसी को बोलते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो आपको एक नया फॉर्मूला मिल जाएगा, ये रहा, कोफैक्टर ए ट्रांसपोज को ही एडजॉइंट ऑफ ए बी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके आगे मैं इसकी दो इंपॉर्टेंट चीजें एज अ फैक्ट आपको बता देता हूँ। फॉर अ 2x2 मैट्रिक्स टू ऑब्टेन द इनवर्स, अगर आपके पास 2x2 मैट्रिक्स है और उसका इनवर्स आपको निकालना है, तो उसके लिए शॉर्ट ट्रिक है। शॉर्ट ट्रिक क्या कहता है? शॉर्ट ट्रिक कहता है कि इंटरचेंज
दी डायगोनल एलिमेंट्स। इसका मतलब आपके पास लेट से कोई ऐसा मैट्रिक्स है, मैं यहाँ बता देता हूँ, जिसमें एलिमेंट है ए बी सी डी। तो जो ये डायगोनल एलिमेंट्स है ए एंड डी, इनको इंटरचेंज कर देना है। इसका मतलब यहाँ डी आ जाएगा, यहाँ ए आ जाएगा। और क्या करना है आपको, एंड मेक नॉन डायगोनल एलिमेंट्स नेगेटिव। चेंज नहीं करना उनको, उनको सिर्फ नेगेटिव बना देना है, यानी सी का माइनस सी हो जाएगा एंड बी का माइनस बी हो जाएगा। इसके अलावा क्या करना है आपको, इसके अलावा इसको इसके डिटर्मिनेंट से डिवाइड कर देना है, 1 ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। इसे अगर हम ए मैट्रिक्स कह रहे हैं तो ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है डिवाइड बाय डिटर्मिनेंट। ये शॉर्ट ट्रिक हो गया फॉर अ 2x2 मैट्रिक्स। 3x3 के लिए ऐसा कोई शॉर्ट ट्रिक नहीं है, और उसके लिए जो नॉर्मल वे है उसी से आपको निकालना है। एक और यहाँ पे आपके सामने प्रॉपर्टी लिखी हुई है, टू फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स इट्स डिटर्मिनेंट मस्ट नॉट बी इक्वल टू 0। जो मैंने पहले ही कहा था कि यहाँ डिटर्मिनेंट 0 हो गया तो कहानी पूरी खत्म हो जाएगी इनवर्स की, नहीं निकाल सकते हैं हम इनवर्स। एक टाइप ऑफ मैट्रिक्स है, इसे रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं। सिमेट्रिक मैट्रिक्स भी बोला जाएगा कई जगह, बट आप लोगों को रियल सिमेट्रिक मैट्रिक्स का मतलब हो जाता है सभी एलिमेंट जो है आपके वो क्या हो जाएंगे, रियल नंबर्स हो जाएंगे। तो जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है उसके लिए ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ही आ जाता है। ट्रांसपोज लोगे उसको फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो तो मना कर देगा, मैं चेंज ही नहीं होऊंगा, अगेन ए ही मिल जाएगा। उसे क्या बोलते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। एलिमेंटल फॉर्म में किसी भी मैट्रिक्स को ऐसे लिखा जाता है, स्क्वायर मैट्रिक्स को। तो एलिमेंट्स की टर्म में ए जे आई इज इक्वल टू ए आई जे, इसे बोलते हैं ट्रांसपोज, सॉरी माय बैड, इसे बोलते हैं सिमेट्रिक होना मैट्रिक्स का। तो ए मैट्रिक्स आपके सामने स्क्रीन पे ये रहा, इसका आप ट्रांसपोज लेके देखिए, इंडिपेंडेंटली आप लोग कैलकुलेट करके देखिए तो आपको अगेन ये चीज इक्वल टू ए ही मिल जाएगी। देख सकते हैं आप। एक खास बात नोट करने की है इसमें कि जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं तो आप देखिए उसके अबाउट चीजें सिमेट्रिक है। सिमेट्रिक होने का क्या मतलब होता है, सिमेट्रिक होने का ये मतलब हो गया कि अगर आप लोग यहाँ ध्यान से देखें, लेट मी चेंज माय मार्कर, ओके, अगर आप यहाँ ध्यान से देखो तो ये जो 3 है और ये जो 3 है दोनों एक दूसरे की मिरर इमेज है। 5 तो यहाँ भी 5 होगा, यहाँ 8 तो यहाँ भी 8 ही होगा। तो इसे बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। यही मैंने लिखा हुआ है, विद रिस्पेक्ट टू डायगोनल एलिमेंट्स आर मिरर इमेज ऑफ ईच अदर। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये याद रखना आप लोगों को। क्यों सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसमें थोड़ा सा चेंज आ जाएगा। कहानी में ट्विस्ट आ गया आप लोगों के पास कि अभी जो आप ट्रांसपोज लेते थे वो एक इक्वल नहीं है, वो एक के नेगेटिव के इक्वल आ जा रहा है। जैसा कि आप लोग एक्सप्रेशन में देख सकते हैं, ए ट्रांसपोज इज नेगेटिव ऑफ ए। एलिमेंटल फॉर्म में हम ऐसे लिखते हैं ए जे आई इज इक्वल टू माइनस ऑफ ए आई जे। ठीक है, ये कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए, ये जो कंडीशन है इसको सेटिस्फाई करने के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट निकल के आता है कि डायगोनल एलिमेंट्स इन अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स मस्ट बी इक्वल टू 0। डायगोनल एलिमेंट को 0 होना ही पड़ेगा। एग्जांपल से और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करते हैं। जो ए मैट्रिक्स आपके सामने दिख रहा है इसमें आप देखो तो ये जो एलिमेंट है उसके नेगेटिव के इक्वल यहाँ है, यहाँ 2 है तो यहाँ -2 है, यहाँ 3 है तो यहाँ -3 है, एंड डायगोनल एलिमेंट्स भी 0 है। बट आप ये बी मैट्रिक्स अगर देखते हैं तो इसमें भी आप देखेंगे कि यहाँ 1, यहाँ -1, 2, -2, 3, -3। बट वन पॉइंट टू बी नोटेड इज यहाँ जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो 0 नहीं है, तो ये प्रॉपर्टी पूरी नहीं हो रही। इसका मतलब ये भी पूरा नहीं हो पा रहा है, तो ये स्क्यू सिमेट्रिक नहीं है। कंफ्यूज नहीं होना है, डायगोनल एलिमेंट्स को 0 होना पड़ेगा फॉर स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये जो है हमारा स्क्यू सिमेट्रिक है, बी इज नॉट अ स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ऐसे ही एक थर्ड कैटेगरी आती है रियल सिमेट्रिक मैट्रिसेस में, सॉरी रियल मैट्रिसेस में, जो है ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में क्या होता है, अगर आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है और आप ऐसा एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, ए टाइम्स ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज टाइम्स ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी आ जाए आपके पास, तो आप कहेंगे कि जो ए मैट्रिक्स है वो आपका ऑर्थोगोनल है। अगर आप ध्यान से देखें तो मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं ये ए मैट्रिक्स का,
बट आप लोग देख सकते हैं कि ए मैट्रिक्स तो कुछ नहीं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है। तो आप करके देखें, ए का ट्रांसपोज मतलब आइडेंटिटी का ट्रांसपोज, इसका मतलब अगेन आइडेंटिटी ही मिलता है ट्रांसपोज लेने पे आइडेंटिटी का। तो आप यहाँ देखिए, ए टाइम्स ए ट्रांसपोज इज आइडेंटिटी टाइम्स आइडेंटिटी इज इक्वल टू आइडेंटिटी स्क्वायर इज अगेन इक्वल टू आइडेंटिटी ही आ जाता है स्क्वायर करने पे। तो इसका मतलब इक्वेशन 2 जो लिखी हुई है ये इक्वेशन है फॉर इनवर्स। इसका मतलब ए टाइम्स ए इनवर्स इज इक्वल टू ए इनवर्स टाइम्स ए इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ये जनरल स्टेटमेंट है, ये किसी भी मैट्रिक्स के लिए ट्रू है अगर वो इन्वर्टिबल है तो ये हमेशा ट्रू है इक्वेशन 2। और इक्वेशन 1 को अगर हम कंपेयर करें, जो कि इस स्पेशल केस ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए ट्रू है, तो आप कंपेयर करने पे पाएंगे कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए इनवर्स, जैसा कि मैंने यहाँ लिख दिया। ये किसकी कंडीशन हो गई, इसका स्पेशल केस हो गया, ये स्पेशल केस हो गया ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का। ठीक है, तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में आपको अगर इनवर्स निकालना है तो आप जस्ट उसका ट्रांसपोज निकाल दीजिए, वो इनवर्स का काम करेगा। ओके, सो यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि okay, so this is okay. In an orthogonal matrix, any two row vectors are orthogonal and each row vector is a unit vector. ये चीज को मैं बोल रहा हूँ, हो सकता है समझ में नहीं आए, एग्जाम्पल से आपको क्लियर करने की पूरी कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं आपके सामने अगर एक लेता हूँ मैट्रिक्स, सबसे इजीएस्ट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या है, वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, तो वही ले लेते हैं फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग। अभी समझना हमारा मोटिव है, तो मैं इजीएस्ट एग्जांपल लेके चल रहा हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ मैंने आइडेंटिटी मैट्रिक्स लिया है जो कि ऑर्थोगोनल ही होता है। जो इसका पहला रो है ना, इसे अगर मैं R1 कह दूं, सेकेंड रो का नाम मैंने दे दिया R2 एंड थर्ड रो का नाम दे दिया मैंने R3। इन्हें बोलते हैं रो वेक्टर्स, जो टर्म यहाँ पे लिखी हुई है रो वेक्टर्स। ठीक है, तो ये रो वेक्टर्स हो गए। यहाँ मैं इसे अच्छे से कलर कर देता हूँ, इसे बोलते हैं रो वेक्टर्स अगेन। सो मैंने क्या बोला, रो वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल। मैट्रिक्स के टर्म में, वेक्टर्स के टर्म में ऑर्थोगोनल का मतलब होता है कि इनका इनर प्रोडक्ट या डॉट प्रोडक्ट जीरो हो जाए। तो R1 डॉट R2 आप करेंगे, वेक्टर्स का डॉट प्रोडक्ट मतलब क्या, इंडिविजुअल एलिमेंट्स का मल्टीप्लीकेशन। सो 1 इंटू 0 इज 0, प्लस 0 इंटू 1 इज 0, प्लस 0 इंटू 0 इज 0, तो ये 0 मिल जाएगा आपको। सिमिलरली आप अगर R2 इंटू R3 करके देखते हैं तो आई एम डैम श्योर कि आपको 0 मिलेगा। सिमिलरली R1 टाइम्स R3 करने पे भी आपको 0 मिलेगा। इसे बोलते हैं ऑर्थोगोनल होना। किनका ऑर्थोगोनल होना, रो वेक्टर्स का आपस में ऑर्थोगोनल होना। दूसरा उसके आगे मैंने लिखा है ईच रो वेक्टर इज अ यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर मतलब, यूनिट का मतलब होता है 1। क्या 1 होना चाहिए, उनका डॉट प्रोडक्ट 1 होना चाहिए। इसका मतलब R1 का खुद ही के साथ डॉट प्रोडक्ट आप लोगे, सॉरी ये R1 है, R1 का आप R1 के साथ ही डॉट प्रोडक्ट लोगे तो आप लेके देखिए, आपको मिलेगा 1। सिमिलरली R2 डॉट R2 के लिए भी ये वैलिड है एंड R3 डॉट R3 के लिए भी ये काम करता है। उसके आगे मैंने लिखा है एंड करके यहाँ मैंने लिखा है the exact similar properties hold for column as well। इसका मतलब क्या हुआ भाई, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस कॉलम को कह देता हूं एक C1 वेक्टर, C2 वेक्टर एंड C3 वेक्टर, तो वो भी ये सारी प्रॉपर्टीज फॉलो करेंगे। ये C1 C2 C3 आपस में ऑर्थोगोनल है एंड ईच वेक्टर इज नॉर्मल। इसका मतलब C1 डॉट C1 इज 1। ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी थी, ये आपको ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के केस में हमेशा याद रखनी है। नेक्स्ट जो लास्ट मैंने लिखा हुआ है वो है डिटरमिनेंट ऑफ एन ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स इज ऑलवेज कम्स आउट टू बी प्लस माइनस 1। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का जो डिटरमिनेंट होता है वो हमेशा प्लस माइनस 1 ही आता है। ये एज अ फैक्ट आप लोग अभी के लिए याद रखें। कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स, ओके, तो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या होता है भाई, किसी भी मैट्रिक्स का अगर एक भी एलिमेंट कॉम्प्लेक्स हो जाए, एक भी एलिमेंट में आपको आयोटा दिख जाए तो वो कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होता है। ये होगी इसकी डेफिनेशन।
तो डेफिनेशन के बाद आगे बढ़ने से पहले मैं एक एग्जांपल लेना चाहूंगा कि आप लोग को और अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करूं। वो जो एग्जांपल है वो ये रहा। अगर मेरे पास कोई ए मैट्रिक्स है जिसके एलिमेंट्स कुछ इस तरीके से है, 1 + i 0 एंड आयोटा, 1 + i 0 एंड अगेन आयोटा। इसे मुझे थोड़ा दूर बनाना चाहिए ताकि मैट्रिक्स दिखने में क्लियर बने। लास्ट टर्म इज अगेन आयोटा, second row is iota minus iota and 1, third row is 1 minus iota 0, 1 minus iota 0 and minus iota। तो ये जो ए मैट्रिक्स है, मैं कह रहा हूं कि आप लोग इसका ट्रांसपोज कीजिए। पहले जैसा मैं कह रहा हूं वैसा बस आप लोग कीजिए मेरे साथ साथ। ए ट्रांसपोज करने का मतलब होता है कि इसके रोज को मैं कॉलम बना दूं। जो फर्स्ट रो है उसको मैं कॉलम बना दूं तो मैं लिख सकता हूं 1 + iota 0 एंड अगेन आयोटा। सेकेंड रो को मैं लिख सकता हूं कॉलम की तरह आयोटा माइनस आयोटा एंड 1। थर्ड रो को मैं कॉलम की तरह अगर लिखता हूं तो आप लोग देख सकते हैं कि कुछ ऐसा मैट्रिक्स हमारे पास बन के आ जाएगा। अब मैं कहता हूं कि आप ये जो ए ट्रांसपोज है ना उसका कॉन्जुगेट ले लें। कॉन्जुगेट ले लें। कॉन्जुगेट में क्या करना होता है किसी मैट्रिक्स के, जहां आयोटा है वहां माइनस आयोटा कर दो। तो 1 + आयोटा का 1 माइनस आयोटा हो जाएगा, यहाँ माइनस आयोटा और यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। 0 आयोटा 0 माइनस आयोटा 1 एंड यहाँ आयोटा आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। आप लोग देख सकते हैं ये जो एक का ट्रांसपोज लेके मैंने उसका कॉन्जुगेट किया है। इसका आप रिवर्स कर दें ऑर्डर कि पहले आप ले लें ए का कॉन्जुगेट एंड उसके बाद आप करें ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, तब भी आप देखेंगे एग्जैक्टली सेम चीज ही आपको मिलेगी। ये आपके लिए होमवर्क है, आप लोग करके देखें। अब मैं एक और यहाँ इंटरेस्टिंग चीज इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, ये नया है आप लोगों के लिए। इसे बोलते हैं ए डैगर। ओके, इसका रिप्रेजेंटेशन है प्लस जैसा साइन बनता है पावर में, या कई मैथमेटिकल लिटरेचर में इसे e⁻h भी लिखा जाता है। इन जनरल क्वांटम मैकेनिक्स में आपको हमेशा ऐसा देखने मिलेगा। इसे बोलते हैं ए डैगर। तो आगे बढ़ते हैं यार। आगे बढ़ते हुए मैं आपको बता दूं 3 टाइप्स ऑफ एक्स्ट्रा मैट्रिसेस जो कि कॉम्प्लेक्स मैट्रिसेस होते हैं इन जनरल। सो हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होता है? हर्मिशियन मैट्रिक्स जो है उसके लिए आपके पास लेट से कोई मैट्रिक्स ए है और आपने उसका कैलकुलेट किया ए डैगर। डैगर मतलब क्या? कॉन्जुगेट ट्रांसपोज या ट्रांसपोज कॉन्जुगेट। और आप देखते हैं कि जो आपने ए डैगर कैलकुलेट किया वो अगेन अगर ए ही आ जाता है तो उसे बोलते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये कंडीशन होगी ए डैगर इज इक्वल टू ए इज कॉल्ड हर्मिशियन मैट्रिक्स। कुछ सिमिलर प्रॉपर्टीज आपको याद है क्या कि ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए? यस, आपको अभी याद होगा, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया। उसे बोलते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। और ये लास्ट में सी है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स जो है वो रियल एनालोगस है हर्मिशियन मैट्रिक्स का। हर्मिशियन एग्जैक्टली सेम नहीं है बट आप एनालॉजी देख सकते हैं कि वहां जो ट्रांसपोज के साथ होता था यहाँ वो डैगर के साथ होगा। स्क्यू हर्मिशियन में क्या हो जाएगा अब आप लोग गेस कर सकते हैं कि अगर आपके पास ए है, आप उससे ए डैगर कैलकुलेट करते हैं तो आप अगर देख रहे हैं कि आपका डैगर अगेन माइनस ऑफ ए के इक्वल आ गया है। जैसे कि स्क्यू सिमेट्रिक में होता था वैसे यहाँ स्क्यू हर्मिशियन में हो जाएगा। बस आपको ट्रांसपोज की जगह डैगर ले लेना है। तो क्या मैं यहाँ ले सकता हूँ कि इट इज एनालोगस टू स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ठीक है, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के एनालोगस है। थर्ड वन इज यूनिटरी। तो इसको आप अगर देखें तो ये जो है हमारा ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के एनालोगस होता है। तो आप गेस करें क्या लिखूंगा मैं यहाँ? मैं लिखूंगा ए टाइम्स ए ट्रांसपोज। अगर इक्वल आ जाता है, सॉरी ट्रांसपोज नहीं डैगर, ट्रांसपोज करेंगे तो ये तो ऑर्थोगोनल हो जाएगा। यूनिटरी के लिए डैगर चाहिए होता है। सिमिलरली ए डैगर टाइम्स ए इज, अगर आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाता है आप कहेंगे कि ये जो मैट्रिक्स है ए वो आपका हो जाएगा यूनिटरी मैट्रिक्स।
ठीक है, इसके हमारे पास एनालोगस क्या था, इसके एनालोगस था हमारे पास ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स। ओके, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स का रियल एनालोगस हो गया। एंड आप अगेन यहाँ कंपेयर करके बता सकते हैं कि यहाँ पे ए डैगर जो है वो ए इनवर्स के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, इनवर्स वाली इक्वेशन से कंपेयर करके। सो आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर्स क्या होते हैं, ये भी आप लोगों ने बीएससी के स्टार्ट में इंट्रोड्यूस देख लिया होगा, बट फिर भी मैं बता देता हूँ ये मानते हुए कि आप लोगों को नहीं आता। तो ठीक है, अगर ए आपके पास कोई मैट्रिक्स है, लेट से आपके पास कोई मैट्रिक्स ए है, लेट मी सिलेक्ट माय मार्कर। ठीक है, कोई मैट्रिक्स ए है आपके पास जो कि n क्रॉस n का है, और x आपके पास कोई कॉलम वेक्टर है जिसका ऑर्डर n क्रॉस 1 है, जिसको मैं सिर्फ n भी लिख सकता हूं। तो अगर आपके पास कुछ ऐसी इक्वेशन आप लिख सकते हैं, अगर आप कुछ ऐसी इक्वेशन लिख सकते हैं, मैं इसे बॉक्स को क्लोज नहीं कर रहा हूं क्योंकि मुझे आगे इससे काम है। तो ax इज इक्वल टू आपके पास लेमडा x आ जाता है, यानी कि a x का मल्टीप्लीकेशन जो है मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन, वो अगेन सम स्केलर टाइम्स x ही मिल जाता है। लेमडा इज अ स्केलर, ठीक है, स्केलर टाइम्स x वापस मिल जाता है, तो इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर इक्वेशन। तो इसे मैं मैट्रिक्स फॉर्म में बताता हूँ, इसको थोड़ा सा डिमोन्स्ट्रेट करके। तो लेट से आपके पास a जो है वो n क्रॉस n मैट्रिक्स है, x आपके पास n क्रॉस 1 मैट्रिक्स होगा, और वो अगेन मल्टीप्लिकेशन के बाद एनी कांस्टेंट टाइम्स x ही आ जाता है। तो आप ये जो कांस्टेंट है ना, इसे आप बोलेंगे आइगन वैल्यू। ठीक है, क्या बोलेंगे आप, इसे बोलेंगे आइगन वैल्यू। और ये जो x है जिसके साथ ऐसा हो रहा है, ये जो वेक्टर है x वेक्टर, उसे क्या बोलेंगे, आइगन वेक्टर। ठीक है, उसे बोलते हैं आइगन वेक्टर। तो आइगन वेक्टर आइगन वैल्यू क्या होता है ये अब आपको पता हो चुका है, आप इंट्रोड्यूस हो चुके हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा इसके आगे का अलजेब्रा करके बताता हूँ। क्या मैं इस लेमडा एक्स को लेमडा टाइम्स आई टाइम्स एक्स लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ। आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसको क्या मैं एक तरफ ले जाके लिख सकता हूँ, इस टर्म को मैं इक्वलिटी के इस तरफ ले जा सकता हूँ, बिल्कुल ले जा सकता हूँ। एंड मैं उसमें से कॉमन क्या ले लूंगा, उसमें से मैं कॉमन ले लूंगा x को, तो मेरे पास ये इक्वेशन बन के आ जाएगी। ओके, सो मैं एक कंडीशन यहाँ आपको बता देता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंडीशन, कि ये जो x है आइगन वेक्टर, ये कभी भी एक जीरो वेक्टर नहीं हो सकता। ठीक है, जीरो वेक्टर नहीं हो सकता, क्रॉस का मतलब। ठीक है, x हमेशा नॉन जीरो वेक्टर होना चाहिए। ये जो कंडीशन है ना कि x कैन नॉट बी जीरो, उस कंडीशन को यूज करके हम थोड़ा सा अलजेब्रा करके ये कह सकते हैं कि जो a माइनस लेमडा आई है, इसका डेटर्मिनेंट जो है वो जीरो होना चाहिए। क्यों जीरो होना चाहिए, सो दैट x कैन बी नॉन जीरो, सो दैट x कैन नॉट बी इक्वल टू जीरो। इस कंडीशन को सेटिस्फाई करने के लिए ये कंडीशन हमारे सामने आ जाती है कि इस चीज को जीरो होना पड़ेगा, जो कि डेटर्मिनेंट है। तो इस चीज को बोलते हैं, इसे आप सॉल्व करोगे ना तो आपको एक पॉलिनोमियल इक्वेशन मिल जाएगी, जिसे बोल देते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। कैरेक्टरिस्टिक कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन, ठीक है, इसे बोलते हैं कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। और आगे एक एग्जांपल से अच्छे से क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि एग्जाम आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। तो लेट से आपके पास कोई मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 गिवन है, 1 2 -3, 6 आर इज इट्स एलिमेंट्स। तो x आप कैसा लेंगे, x आप 2 क्रॉस 1 लेंगे, जैसा कि मैंने साथ में लिख दिया है, क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं होगा। तो आइगन वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, ये जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है ना, इसे सॉल्व करते हैं। a माइनस लेमडा एट डेटर्मिनेंट, इसका मतलब होता है डेटर्मिनेंट ऑफ a माइनस लेमडा है। तो a माइनस लेमडा है जो उसका शॉर्टकट मैं आपको बता देता हूँ, इसका मतलब होता है कि a के डायगोनल एलिमेंट्स में से लेमडा सब्ट्रैक्ट कर दो। नॉन डायगोनल को कुछ नहीं छेड़ना है हमें, ऐसे कि ऐसे छोड़ देना है, बट डायगोनल में से लेमडा सब्ट्रैक्ट कर दो और उस डिटरमिनेंट को जीरो से इक्वेट कर दो। या आप अगर सॉल्व करते हैं, ये अगर आप सॉल्व करते हैं तो आप लोग देख सकते हैं कि आपके पास एक पॉलिनोमियल मिल जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ 6 आ जाएगा। ये जो पॉलिनोमियल, इसे अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो आप पाएंगे कि एक लेमडा में पॉलिनोमियल मिल जाएगा आप लोगों को, जो कि होगा लेमडा स्क्वायर
माइनस 7 लेमडा प्लस 12 इज इक्वल टू 0। इस पॉलिनोमियल को 0 से इक्वेट करके आप इक्वेशन बना लेंगे और उसे सॉल्व कर लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके पास दो वैल्यूज मिल जाएंगी लेमडा की, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो वो जो दो वैल्यूज मिलेंगी इन्हें बोलते हैं हम आइगन वैल्यूज ऑफ ए मैट्रिक्स। इस ए मैट्रिक्स की आइगन वैल्यूज हमने कैलकुलेट कर ली है, यानी कि ये जो लेमडा है ये हमने कैलकुलेट कर लिया है। दो लेमडाज मिलेंगे क्योंकि ए इज 2x2 मैट्रिक्स। तो ठीक है, आपके पास अगर आइगन वैल्यू आ गया है तो अब आप आइगन वेक्टर भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अगर मुझे लेमडा 1 इक्वल टू 3 के करस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर कैलकुलेट करना है तो मैं पहले देख लेता हूँ मेरा ए क्या है। 1 2 माइनस 3 6। मैं अगेन यहाँ लिख देता हूँ जो मेरा ए था वो है 1 2 माइनस 3 कॉमा 6, ये एलिमेंट्स थे। लेमडा 1 जो है मेरे पास 3 है एंड लेमडा 2 जो है मेरे पास वैल्यू 4 आ जाती है। तो मैं अगर कहता हूं कि मुझे आइगन वेक्टर कैलकुलेट करना है करस्पॉन्डिंग टू लेमडा 1 इज इक्वल टू 3, तो उस आइगन वेक्टर को मैं x1 बोल दूंगा। और मुझे नहीं पता कि उसके एलिमेंट्स क्या है तो मैं उसके एलिमेंट को a कॉमा b बोल देता हूँ, मुझे नहीं। ओके, तो x1 हमें नहीं पता है तो हमने उसके दो एलिमेंट्स a कॉमा b मान लिए हैं। ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है? ये कैलकुलेट करने के लिए आपको लिखना है a x1 इज इक्वल टू लेमडा x1 लेमडा 1 x1। तो हमें a तो पता नहीं है, सॉरी a हमें पता है जो कि है 1 2 माइनस 3 6 एंड x1 इज a कॉमा b। जैसा कि हमने अज्यूम किया है लेमडा 1 वाज 3 एंड अगेन a कॉमा b। ये अगर आप देखते हैं तो आप सॉल्व करेंगे तो आप पाएंगे कि ये मल्टीप्लाई करने पे आ जाता है a टाइम्स a प्लस 2b, यहाँ आ जाता है माइनस 3a प्लस 6b इज इक्वल टू 3a प्लस 3b। ओके ठीक है, ये आप कर देंगे इधर मल्टीप्लिकेशन तो उससे हमें ये मिल जाएगा और ये आप स्केलर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपको ये मिल जाएगा। अब आप करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करें तो a प्लस 2b इज इक्वल टू 3a माइनस 3a प्लस 6b इज इक्वल टू 3b। ये आप कैलकुलेट करते हैं तो आप लोग सॉल्व करके देख सकते हैं। यहाँ से आपको जो है 2a इज इक्वल टू 2b दैट इज a इज इक्वल टू b मिल जाएगा। यहाँ से भी आप अगर देखेंगे सेम ही कंडीशन मिलेगी तो a इज इक्वल टू b होना चाहिए x1 के लिए। अभी हमें एग्जैक्टली नहीं पता x1 क्या है बट हमें ये पता है कि दोनों चीजें सेम होनी चाहिए। तो मैं कह देता हूँ लेट से a इज इक्वल टू b इज इक्वल टू k, तो दोनों एलिमेंट k होने चाहिए। ऐसा कुछ हमारा आइगन वेक्टर होना चाहिए करस्पॉन्डिंग टू लेमडा 1 इज इक्वल टू 3। तो ये जो चीज है कुछ भी हो सकता है, k का वैल्यू कोई भी इंटीजर नॉन इंटीजर, बस आपको जीरो नहीं रखना है। तो मैं सिंपलेस्ट 1 1 रख देता हूँ या आप 2 2 रख सकते हैं, आप कुछ भी रख सकते हैं। k कुड बी एनीथिंग एक्सेप्ट 0। 1/2 भी रख सकते हैं, 3/5 भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी है। एंड सिमिलरली ये जो इक्वेशन मैंने x1 एंड लेमडा 1 के लिए लिखा था, ऐसा ही मैं अगर लिखता हूँ a x2 इज इक्वल टू लेमडा 2 x2, यहाँ x2 के फिर एलिमेंट्स को मैं कुछ भी मान लूंगा, c को d मान लूंगा और जो लेमडा 2 है उसकी जगह मुझे क्या रखना है, उसकी जगह मुझे रखना है यहाँ से 4। और अगेन ऐसी दो इक्वेशंस मिलेगी c और d में, वो आप कैलकुलेट करेंगे तो आप देख पाएंगे कि आपको कुछ ऐसा मिलेगा कि d इज इक्वल टू 2/3 टाइम्स, सॉरी 3/2 टाइम्स c, 3/2 टाइम्स c। ये चीज आप सॉल्व करेंगे तो आपको x2 जो है वो मिल जाएगा। अगर आपने c को 2 रखा है तो आपको d मिल जाएगा 3, ऐसा कुछ न्यूमेरिकल आइगन वेक्टर। अदरवाइज आप जनरल फॉर्म में लिखना चाहे तो आपको x2 कुछ जनरली ऐसा मिल जाएगा, d इज c का 3/2। ठीक है, c की जगह आप यहाँ k भी कर सकते हैं, k कुड बी एनीथिंग एक्सेप्ट 0, 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, So dear students, you can subscribe to Edencal for UGC CSIR NET exam and IIT JAM exam study material prepared by India's top experienced faculties. And you can also download the Edencal mobile application
where more than 250 tutors will be answering your doubts. Thank you.